हेलो एवरीवन, दिस साइड निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंशी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों कैसे हो आप लोग। आज हम करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाला चैप्टर। बहुत ही शानदार चैप्टर है और हम करने जा रहे हैं रिवाइंड सीरीज के अंदर। और रिवाइंड एक ऐसी सीरीज है, आपको पता ही है, जो रेगुलर पढ़ते हैं, जिसमें हम 93 मार्क्स लेके चलेंगे बिजनेस स्टडीज के अंदर। और ये कैसे आएंगे, क्योंकि मैं रिवाइंड सीरीज में क्या करता हूँ, सारे चैप्टर करवा रहा हूँ। बिजनेस स्टडीज में जितने भी चैप्टर हैं सबको करवा रहा हूँ, इनकी सबकी समरी बता रहा हूँ, नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। इससे पहली वाली वीडियो में एक बच्ची का कमेंट आया था कि सर मुझे नोट्स चाहिए, तो नोट्स की पीडीएफ आपको अब हर बार डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाला चैप्टर। अब आओ समझते हैं। आज थोड़ा लाइटनिंग का इफेक्ट है, उतना अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। एक मिनट, हाँ ओके, कोई बात नहीं। तो पढ़ने से मतलब है, पढ़ाई को देखो, मुझे नहीं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेसिक गाइडलाइंस और रूल। ये एक ऐसी गाइडलाइंस और ऐसे रूल्स हैं डेट help the manager to take decision, manage employee and run the organizational smoothly। ये एक ऐसी गाइडलाइंस है, ये एक ऐसे रूल्स हैं जो हेल्प करते हैं मैनेजर को डिसीजन लेने में, ठीक है, एम्प्लॉय को अच्छे से मैनेज करने में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाने में। अब ऐसे रूल नहीं है जिन्हें फॉलो करना है, ये कोई रिजिड रूल नहीं है। यहाँ पे लिखा है देखो, ये दीज आर नॉट रिजिड, ठीक है, बट फ्लेक्सिबल गाइडलाइन बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट। ये बनाए गए हैं, एक गाइडलाइन है, बताते हैं कि ऐसा भी आप कर सकते हो मैनेजमेंट के अंदर, बताते हैं कि हम गोल को कैसे एफिशिएंटली अचीव कर सकें। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपोर्टेंस है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट तो है ही। इनको आप रीडिंग मान लेना और मैं समझा देता हूं। देखो, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। देखो, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो हर जगह, यूनिवर्स में हर जगह यूनिवर्सली एप्लीकेबल मींस हर जगह ये अप्लाई होते हैं। बिजनेस हो गया, स्कूल हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए। मैंने ऐसे नोट्स बना रखे हैं, आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ये एक जनरल गाइडलाइंस है, बस एक गाइडलाइन है, आपको बताते हैं कि आपने कैसे काम करना है। ये कोई रिजिड रूल नहीं है जो आपको फॉलो करने हैं, अपने तरीके से आप इसमें चेंज कर सकते हो। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। देखो, ये बनी प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट, बार बार एक्सपेरिमेंट हुआ होगा इसमें, तो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बनाए गए हैं। ये फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे चेंज कर सकते हो। बिहेवियर इन नेचर। देखो, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर को देख के ये बनाए गए हैं। कॉज और इफेक्ट इनका रिलेशनशिप है, जैसे आप इनको जिस तरीके से फॉलो करोगे उस तरीके से उससे आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अब कुछ इंपोर्टेंस है, इंपोर्टेंस भी आप लोग देखिएगा। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ये हमें लॉजिकल डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, हमारा जो रिसोर्सेज का वेस्टेज है वो कम होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट है, लॉजिक पर बेस्ड होते हैं, कोई हवा पे बात नहीं करी गई है, ठीक है। एडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, बिजनेस जैसे चेंज होता है वैसे ही ये एडजस्ट भी हो जाते हैं। इंप्रूव एफिशिएंसी, एक अच्छी एफिशिएंसी हमारे बिजनेस के अंदर बनी रहती है। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, फ्यूल के प्रिंसिपल आते हैं। यहां से आपका जो मेन चैप्टर है वो शुरू होता है। अब देखो, फ्यूल के प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल फ्यूल ने दिए हैं, ठीक है। अब इन 14 प्रिंसिपल्स को हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आपने समझना है। ये प्रिंसिपल याद कर लेना जरूर, एक दो प्रिंसिपल आते ही आते हैं, मैं वैसे ही बता दूंगा अभी कौन कौन से आते हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और ज्यादा इस चैप्टर से कुछ नहीं आता है, चैप्टर बहुत बड़ा है पर उतना ज्यादा इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता है। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। देखो, फ्यूल क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं कि काम स्किल्स के द्वारा आदमियों में बांटा जाए। जैसे मैं अगर फाइनेंस को अच्छे से हैंडल कर सकता हूं तो जो मुझे फाइनेंस का ही काम दिया जाए, मुझे ये नहीं कि मार्केटिंग का भी दे रहे हैं, एचआर का भी काम दे रहे हैं। तो काम डिवाइड होना चाहिए अमंग स्किल्स के बेसिस पे, एफिशिएंसी के बेसिस पे, ताकि जो हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क है, जो हमारा काम है, वो बहुत अच्छा निकले। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? राइट टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी टू कंप्लीट वर्क, ड्यूटी टू कंप्लीट असाइन टास्क। कोई भी टास्क अगर मैं बोलता हूं ना, वैसे हम नॉर्मल भी बोलते हैं यार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तो वो हमारी क्या है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है। और अथॉरिटी क्या होती है? हम ऐसा बोलते हैं कि यार मेरे पास अथॉरिटी है, मैं इसके डिसीजन ले सकता हूं। तो फ्यूल जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि अगर आपने अच्छा मैनेजमेंट चलाना है, तो अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो उसी के हिसाब से आप अथॉरिटी भी दिया करो। अगर आप किसी को अथॉरिटी देते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया करो। बोथ मस्ट गो टुगेदर, दोनों साथ में चलने चाहिए, दोनों साथ में होनी चाहिए। तीसरा है डिसिप्लिन। फ्यूल कहते हैं कि किसी भी मैनेजमेंट को अगर आपने अच्छे से चलाना है तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ये कॉमन सेंस भी होता है कि अगर आप किसी भी चीज को अच्छे से चलाना चाहते हैं तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देखो यही दो ज्यादा तक पूछे जाते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस बताओ, ठीक है, इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना। यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर क्या बोला जाता है कि फ्यूल बोलते हैं, फ्यूल ऐसा बोलते हैं कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक सुपीरियर होना चाहिए, उसी को कमांड देने का अधिकार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 10 सुपीरियर हैं, कोई कुछ बोल रहा है। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 सुपीरियर हैं और एक ने मेरे से बोला मार्केटिंग का काम कर, एक ने मेरे से बोला एचआर का काम कर, एक ने मेरे से बोला फाइनेंस का काम कर, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए फ्यूल बोलते हैं कि एक सुपीरियर होना चाहिए, एक डिसीजन होना चाहिए। उसी के साथ साथ उसी से लिंक करता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो फ्यूल ये बोलते हैं कि सबका डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने का होना चाहिए। एक पर्सनल जैसे कई बार आपने देखा होगा मैनेजमेंट के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। अभी आप बच्चे हो, जब आप आगे बढ़ोगे, हायर स्टडीज में जाओगे या कहीं आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, तब आपको पता चलेगा कि कई बार फाइनेंस वाले सोचते हैं कि बस मेरा फाइनेंस का काम हो जाए, कई बार मार्केटिंग वाले सोचते हैं कि बस यार मार्केटिंग का काम हो जाए। ये डायरेक्शन हमारा सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने का होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये क्या कहता है, ये ऐसा बोलता है कि सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल, ये ऐसा बोलता है कि हमने सिर्फ एक इंडिविजुअल, ये अपना या किसी एक ही इंडिविजुअल के लिए नहीं सोचना चाहिए, हमने जनरल पूरे जनरल इंटरेस्ट सबके बारे में हमने सबका सोचना चाहिए। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, हमने क्या करना चाहिए, फेयर वेजेस देने चाहिए। जितना आप काम कर रहे हो, ठीक है, जितना कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिलनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए, उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी का से काम ज्यादा करवा रहे हैं और पैसा ज्यादा ले रहे हैं। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि हमने अथॉरिटी शुड बी द प्रॉपर्ली बैलेंस बिटवीन टॉप टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अथॉरिटी हमारी प्रॉपर मैनेज होनी चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होनी चाहिए टॉप लेवल से लोअर लेवल के बीच में। ये बोलता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो मैंने एक बार सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ा रखा है, तो वो क्या होता है आप मुझे एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है, ये एक क्लियर लाइन होती है अथॉरिटी की फ्रॉम टॉप टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑर्डर क्या होता है, ये ऑर्डर भी बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। ये एक ऑर्डर ऐसा ऑर्डर नहीं है कि कोई इंप्लॉय को ऑर्डर दे रहा है या कोई सीनियर किसी छोटे इंप्लॉय को ऑर्डर दे रहा है। ये एक ऐसा ऑर्डर होता है कि हमने सारी चीज पर्सन्स को, इंसानों को, एम्प्लॉय को और मशीनरी को और सारे रिसोर्सेज को एक अच्छे एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में रखना है, वो बताता है। एक अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज और राइट पर्सन एंड मटेरियल एट राइट प्लेस। हमने सब चीज को एक अच्छे ऑर्डर में प्रॉपर्ली अरेंज करके रखना पड़ता है, ये बताता है ऑर्डर। नेक्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी हमें बताता है कि सबके लिए हमने काइंडनेस रहना चाहिए, सारे एम्प्लॉय जितने भी हैं उनको एक तरीके से ट्रीट करना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। फ्यूल बोलते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अगर एक बार आता है तो टिकना चाहिए। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय आ रहा है फिर चले जा रहा है, फिर आ रहा है फिर चले जा रहा है, इसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। अगर एक ही एम्प्लॉय एक लंबे समय तक टिक रहा है तो उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और वो काम भी हमारे लिए बहुत अच्छा करेगा। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब क्या होता है कि हमें एम्प्लॉय को या अपने से लोअर लेवल को भी इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने कुछ सजेशन, अपने कुछ आइडियाज हमें दें। अब लास्ट है स्प्लिट डी क्रॉप्स। ये क्या बोलता है कि हमने सबको, टीम को साथ लेके चलना चाहिए, हमने हमेशा वी रखना चाहिए, आई रखना चाहिए। कई बार क्या होता है मैनेजर बोलता है मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया को छोड़ के हमने किया होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल सके। ये थे फ्यूल के 14 प्रिंसिपल। इसमें से 2-3 प्रिंसिपल क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। एक ये आ सकता है स्प्लिट डी क्रॉप, इसको मैं जो आ सकते हैं उनको मैं ऐसे कर, इस वाली पेन से कर देता हूँ, ठीक है। एक ये स्प्लिट डी क्रॉप्स आ सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आ सकता है देखते हैं यहाँ, और ये आ सकता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, इसको भी देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या आ सकते हैं। दोनों में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, ये दोनों सिंगल सिंगल भी पूछे जा सकते हैं और डिफरेंस भी आ सकता है। और यहाँ से आ सकता है आपका और यहाँ से आ सकता है डिवीजन ऑफ वर्क और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों आपके आ सकते हैं। ये कुछ आप प्रिंसिपल ये जो हैं ये पढ़ लेना, ध्यान से इनको याद कर लेना। अब टेलर के भी कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के लिए, इसको भी आप यहाँ से स्लाइड से आप पढ़ सकते हैं और नोट्स आप मैं कमेंट करोगे तो वहाँ भी मिल जाएंगे और आपके डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। और ये रहे कुछ 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप कहोगे कि कुछ टॉपिक इसमें नहीं पढ़ाए। अब वो कुछ टॉपिक क्यों नहीं पढ़ाए, क्योंकि वो उतने एग्जाम के बेसिस से इंपॉर्टेंट नहीं थे। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम ओरिएंटेड जो थे, वो मैंने यहाँ आपके सब क्लियर कर दिए हैं।
अगर कुछ छूट गया है तो वो सब इन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन है, मैं बार बार बताता हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको हेल्प करते हैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करने में। ये आपने 10 क्वेश्चन पढ़ दिए, रिवाइंड सीरीज के सारे नोट्स पढ़ दिए, जो मैंने डिटेल वीडियो पढ़ाई है वो पढ़ दी, और एक बार आपने बस अपनी बुक की रीडिंग कर दी, वो चैप्टर फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से अपने सॉल्व कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब और टीम मुंशी यूट्यूब चैनल, द चैंप इज इन मेकिंग।